हेलो दोस्त, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी और आपकी झकझोर के रख देने वाली, इसलिए अपना दिल थाम के वीडियो देखें। सजरा खातून ने देवर मोहम्मद आमिर को गोद में खिलाया था, लेकिन जब वो 17 साल का हो गया तो वो भाभी की गदराई जवानी पर मर मिटा। सजरा भी बाके देवर के आगोश में समाकर मर्यादा भूल गई। फिर इसके बाद जो हुआ वो हम जानेंगे वीडियो में आगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। मोहम्मद शमीम मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था। 4 बेटों व 2 बेटियों का भरपूरा परिवार। सन 2005 में शमीम 3 बेटों मोहम्मद अयास, मोहम्मद इनियास और मोहम्मद आमिर के साथ दिल्ली से सटे गाजियाबाद की ट्रेनिका सिटी लोनी में आकर बस गया। सबसे बड़ा बेटा गांव में अपनी थोड़ी बहुत जमीन पर खेती कर वहीं गुजर बसर करने लगा। 2 बड़ी बेटियों की उसने शादी कर दी। शमीम और उसकी पत्नी का अपने तीनों बच्चों के साथ वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। 17 साल पहले जब ये परिवार लोनी में आकर बसा था तो सभी एक साथ किराए के मकान में रहते थे। बड़ा बेटा अयास कढ़ाई का कारीगर, उससे छोटा इनियास भी एक रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में काम करता, जबकि खुद शमीम एक बड़े कबाड़ी के यहाँ उसका सारा काम देखता था। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अयास और उसकी बीवी, एक बेटा, 2 बेटियों के माता पिता भी बन गए, जिनकी उम्र 14 से 16 साल के बीच है। जब परिवार दिल्ली आया था तब सबसे छोटे भाई आमिर की उम्र 5 साल थी। वो भी अब बांका जवान हो गया था और घरों में पुताई और पेंटिंग का काम करता था। इस गुजरे वक्त में बीच वाले भाई इनियास की भी शादी हो गई और वो अपने परिवार के साथ लोनी की ट्रोनिका सिटी के खुशहाल पार्क में अपना मकान बनाकर रहने लगा। शमीम भी अपनी बीवी और बेटे आमिर व इनियास के साथ रहने लगा था। सबसे बड़े बेटे खुशहाल ने भी उसी कॉलोनी में फ्लैट खरीदकर उस पर 3 कमरों का एक मकान बना लिया, जिसमें वह अपनी बीवी सजरा खातून व तीनों बच्चों के साथ रहता था। शमीम का एक विवाहित बेटी भी इसी कॉलोनी में रहती थी। एक तरह से एक ही परिवार से जुड़े 3 परिवार एक ही कॉलोनी में 400 से 800 मीटर की दूरी पर रहते। तीनों परिवार अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 12 नवंबर 2022 की रात को कुछ ऐसा हुआ कि हंसते खेलते मोहम्मद शमीम के परिवार में मातम पसर गया। उस रात करीब 3:15 बजे किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम के डायल 112 पर फोन करके बताया कि खुशहाल पार्क में बदमाशों ने मोहम्मद अयास के घर में घुसकर उसे चाकू मार दिया है। खुशहाल पार्क से थाना ट्रेनिका सिटी की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। कंट्रोल रूम ने तत्काल ये सूचना ट्रेनिका सिटी थाने को देकर पुलिस को वहां भेजने के लिए कहा। ट्रेनिका सिटी थाने के SHO पुनीत सिंह उस वक्त इलाके में स्टाफ के साथ गश्त कर रहे थे। SHO पुनीत सिंह को जैसे ही वायरलेस पर यह सूचना मिली तो वो आधे घंटे के भीतर वहां पहुंच गए। दूसरी तरफ थाने से भी SI संदीप कुमार, कांस्टेबल रविंद्र, मुनेन्द्र, दीनदयाल और विकास यादव के साथ लेकर वहां पहुंच चुके थे। अयास के घर के बाहर कॉलोनी के लोगों की भीड़ जमा थी। सब एक दूसरे का कान में खुसर फुसर कर रहे थे। घर के अंदर से लेकर बाहर तक रोने चीखने की आवाजें माहौल को गमगीन कर रही। इंस्पेक्टर पुनीत ने घर के भीतर जाकर देखा तो पाया कि एक कमरे में करीब 35 साल के मोहम्मद अयास का शव पेट के बल उल्टा पड़ा था। उसकी गर्दन को किसी ने धारदार हथियार से काट दिया। मुआयने से लग रहा था कि मरने से पहले उसने कातिल के साथ जमकर संघर्ष किया था। पूछताछ करने पर पता चला कि एक कमरे में अयास सो रहा था, जबकि बगल के कमरे में उसकी बीवी सजरा खातून सो रही। तीनों बच्चे उस दिन शाम को ही पास में रहने वाली बुआ के घर चले गए थे और वहीं सो गए थे। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ हुई तो अयास के घर के सामने के निर्माणाधीन मकान में रहने वाले एक विकलांग रिक्शा चालक यूनुस ने बताया कि उसने करीब 2:45 बजे अयास के घर से उसके चीखने की आवाज सुनी थी। उसने आकर दरवाजा पीटा, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला तो कुछ दूरी पर रहने वाले उसके पिता मोहम्मद शमीम के घर पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। उसके बाद शमीम अपने बेटे इनियास व आस पड़ोस के लोगों को लेकर अयास के घर पहुंचे और दरवाजा पीटकर अयास की बीवी से दरवाजा खुलवाया, जो पूरी घटना से अनजान गहरी नींद में सो रही थी। सबने जाकर देखा तो अंदर खून से सराबोर अयास की लाश पड़ी। उसकी नब्ज देखी तो अयास की नब्ज बंद हो चुकी। कॉलोनी के ही किसी व्यक्ति ने तब तक पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। इंस्पेक्टर पुनीत ने देखा कि घर में किसी तरह के लूटपाट के निशान नहीं थे, यानी सीधे तौर पर यह हत्या का मामला था। लेकिन सवाल यह था कि जब घर का दरवाजा अंदर से बंद था, कातिल अंदर कैसे आ गया। इंस्पेक्टर पुनीत ने घर के दरवाजे से लेकर छत तक का बारीकी से निरीक्षण कर लिया था। बिना अंदर से दरवाजा खोले कहीं से भी किसी के अंदर आने की कोई गुंजाइश
गुंजाइश नहीं थी। हैरानी की बात ये थी कि अयाज के चीखने की आवाज सामने के निर्माणाधीन मकान में यूनुस ने तो सुन ली, मगर उसकी बीवी को भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं, लाश के पास बिस्तर पर व कमरे के फर्श पर कांच की टूटी हुई चूड़ियों के कुछ टुकड़े भी पड़े। इसका मतलब साफ था कि यहाँ कोई महिला भी मौजूद थी। इंस्पेक्टर पुनीत ने जब सजरा खातून के हाथों में पहनी चूड़ियों पर गौर किया तो पाया कि उसके हाथ में वैसी ही चूड़ियां थीं जैसी कांच की चूड़ियों के टुकड़े अयाज की लाश के पास पड़े थे। सजरा के बाएं हाथ की कलाई में मात्र 3 चूड़ियां थीं, जबकि दाएं हाथ में उसने 8 चूड़ियां पहनी हुई। इंस्पेक्टर पुनीत तत्काल सारा माजरा समझ गए कि बाएं हाथ की कलाई में 5 चूड़ियां कम क्यों हैं। इसके अलावा सजरा पर एक और शक इस बात से भी हुआ कि जब घर के लोग बाहर से दरवाजा पीट रहे थे तो सजरा खातून ने करीब 20 मिनट दरवाजा खोलने में लगा दिए। पूछने पर उसने बताया था कि वे गहरी नींद में सो रही। पूछताछ में अयाज के घर वालों ने बताया कि जब वो दरवाजा खोलने पर अयाज के घर में घुसे तभी उन्हें घर की छत पर कोई आहट सुनाई दी। 2 लोग छत पर पहुंचे तो देखा कि छत से मकान के पीछे से कूदकर एक व्यक्ति भागता हुआ जा रहा है। हालांकि उसे पकड़ने के लिए 2 युवक भी उसके पीछे भागे, लेकिन वो उनके हाथ में नहीं आया। एसएचओ पुनीत सिंह जांच पड़ताल व पूछताछ के काम में लगे हुए थे कि मौके पर एसपी देहात डॉक्टर ईरज राजा और सीओ लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय भी वारदात की जानकारी मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ पहुंच गए। इंस्पेक्टर पुनीत कुमार व घटनास्थल पर मौजूद अफसरों ने अयाज के घर की छत पर जाकर ये भी देखने की कोशिश की कि हत्यारे आखिर कहां से आए थे और वो कैसे फरार हो गए, क्योंकि सामने रहने वाले यूनुस ने बताया था कि उसने बाहर किसी को निकलते हुए नहीं देखा था। एक अहम बात ये भी थी कि यूनुस ने बताया कि अयाज के घर के बाहर एक बड़ी स्ट्रीट लाइट लगी थी। जब वो शोर सुनकर अयाज के घर की तरफ आया तो वो लाइट बंद थी, जबकि रात के 12 बजे तक उसने जलती देखी। इसका मतलब उस स्ट्रीट लाइट को किसी ने बंद किया था। पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी कि सुबह करीब 4:30 बजे शमीम का छोटा बेटा आमिर भी घटनास्थल पर पहुंच गया। उसने बताया कि जब ये वारदात हुई और सब अयाज के घर पहुंचे तो वो अपने कमरे में ही सो रहा। वो पेशाब करने के लिए उठा तो घर में सबको नहीं पाने के बाद घर के बाहर निकला तो उसे बड़े भाई अयाज के घर पर इस वारदात की जानकारी मिली। इंस्पेक्टर पुनीत ने एक बात पर गौर किया कि आमिर की कलाई पर किसी चोट के कारण उसने पट्टी बांधी हुई। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच व घटनास्थल के फोटोग्राफ करवाकर अयाज के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मरचुरी भिजवा दिया। इसी बीच अयाज के भाई इनियाज ने पुलिस को अपने भाई की हत्या के बारे में एक लिखित तहरीर दे दी, जिसके आधार पर इंस्पेक्टर पुनीत ने ट्रोनिका सिटी थाने में हत्या की धारा 302 अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। जांच का काम उन्होंने खुद ही संभाला। इंस्पेक्टर पुनीत ने अयाज के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो पुलिस की आंखें फटी रह गईं। दरअसल रात को करीब 2:09 पर बुर्का पहनकर एक संदिग्ध औरत अयाज के घर के बाहर लगी स्ट्रीट लाइट को बंद करती हुई दिखाई दे रही। इसके बाद अंधेरा हो गया और सीसीटीवी में कोई फुटेज नहीं आ सकी। लेकिन इस फुटेज में अहम बात ये थी, जिस महिला ने बुर्का पहना हुआ था उसकी चाल ढाल महिलाओं से हटकर किसी पुरुष जैसी लग रही और उसकी कद काटी भी सामान्य महिलाओं जैसी नहीं। इसके बाद उन्हें लगने लगा कि अयाज की हत्या का संबंध परिवार के किसी अंदरूनी व्यक्ति से ही जुड़ा है। उन्होंने अगले कुछ घंटों में अयाज के साथ उसकी पत्नी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाकर चेक करनी शुरू कर दी। उन्होंने परिवार के दूसरे लोगों के फोन नंबर भी ले। जब अयाज की बीवी सजरा खातून के मोबाइल की डिटेल्स खंगाली गई तो पता चला कि एक दिन पहले यानी 11 नवंबर 2022 को उसने दिन में 3 बार अयाज के छोटे भाई आमिर से काफी देर तक फोन पर बात की थी। पुलिस ने उसी दिन दोपहर में संदेह के आधार पर अयाज की पत्नी सजरा खातून को हिरासत में ले लिया और उसे पूछताछ के लिए ले आई। इधर कॉलोनी के लोगों व गम में शामिल होने के लिए आए रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद जब ये पता चला कि अयाज के अपने छोटे भाई आमिर से रिश्ते अच्छे नहीं थे तो पुलिस को उसके देर से घटनास्थल पर आने के पीछे पर भी संदेह दिखाई देने लगा। पुलिस ने आमिर को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। सजरा खातून और आमिर से अलग अलग जगह पर पूछताछ होने लगी। इंस्पेक्टर पुनीत की नजर में दोनों ही संदिग्ध थे, लिहाजा दोनों से पूछताछ के लिए उन्होंने एक ही ट्रक का इस्तेमाल किया। सजरा से पूछताछ करते वक्त पुलिस ने कहा कि आमिर ने सारा सच उगल दिया है, अब वो भी सच बता दे और आमिर से कहा गया कि सजरा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लिहाजा झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। इसका फायदा ये हुआ कि सजरा खातून और आमिर से सच उगलवाने में पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। उन दोनों ने ही कबूल कर लिया कि मोहम्मद अयाज की हत्या उन दोनों ने मिलकर की थी। दोनों ने जब सच उगला तो अयाज हत्याकांड की ऐसी कहानी सामने आई जिसमें वासना की प्यासी औरत ने अपनी हवस पूरी करने के लिए अपने ही हाथों अपने सुहाग का सिंदूर मिटा दिया। आमिर जब छोटा
छोटा था तभी से अपनी जवान भाभी सजरा की गोद में पलकर बड़ा हुआ था। भाभी सजरा की गोद में और लाड़ प्यार में छातियों से लगकर खेलने वाला आमिर कब इतना बड़ा हो गया कि भाभी के ममता में उसे मादकता की बू आने लगी। 10 साल का होते होते आमिर अपनी भाभी के गदरा जिस्म को जब देखता तो उस पर एक अलग ही तरह का नशा सवार हो जाता था। सजरा खातून वैसे तो आमिर जब छोटा था तभी उसके सामने कपड़े बदल लेती थी, यहाँ तक कि बचपन में आमिर ने अपनी भाभी को कई बार नहाते हुए भी देखा था। लेकिन जब से उसने किशोर अवस्था में कदम रखा तो भाभी को कभी इस हाल में देखता तो ना जाने क्यों उसके शरीर में एक अलग तरह की सनसनी पैदा हो जाती थी। 2018 में एक ऐसी रात थी जब उसका बड़ा भाई अयास शहर से बाहर गया हुआ था। तब वो अपने पिता शमीम और अम्मी के साथ अयास के पास ही रहता था। उस रात अम्मी अब्बू अपने कमरे में थे, वे अपने भाई के दोनों बच्चों के साथ एक अलग कमरे में थे, जबकि सजरा अपने कमरे में अकेली सो रही। आधी रात को आमिर जब पेशाब करने के लिए उठा तो यूं ही जिज्ञासावश उसने भाभी सजरा के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांक लिया। सर्द मौसम की उस रात में भी अंदर का दृश्य देखकर आमिर की आंखें खुली रही। उस दिन आमिर खुद को काबू में नहीं कर सका, वे दबे पांव कमरे में घुसा और अपनी भाभी सजरा को टूटकर प्यार करने लगा। गहरी नींद में सोई सजरा जब तक कसमसा कर चेतना में आई तब वो भूल बैठी कि जिस देवर को उसने कभी गोद में खिलाया है आज वो उसके जिस्म से खेल रही है। किशोर उम्र में लगी औरत के जिस्म की मादक गंध इंसान को पागल बना देती है। इधर सजरा को भी अपने पति में अयास से अब वो सुख नहीं मिलता था जो कुछ साल पहले मिलता था। उस रात के बाद आमिर और सजरा इस बात को भूल गए कि कभी उनके बीच माँ बेटे जैसा रिश्ता था। इसके बाद उनके बीच प्रेमी प्रेमिका वाले रिश्ते कायम होने लगे, लेकिन एक ही छत के नीचे रहते हुए आपके रिश्ते परिवार के लोगों से बहुत दिनों तक नहीं चुप। करीब 1.5 साल तक ऐसे ही बीत गया। करीब 2 साल पहले की बात है। उस रात अयास शराब के गहरे नशे में था। आधी रात के बाद आमिर भाभी सजरा के कमरे में आ गया। जिस बिस्तर पर भाई अयास सोया हुआ था उसी पर आमिर ने भाभी सजरा के साथ रंग रंगलियां मनाना शुरू कर दी। लेकिन उस दिन अयास की नींद खुल गई और उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। रात को तो उसने दोनों से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह उसने अपनी भाई आमिर और बीवी सजरा की पिटाई कर दी। उसने अपने अब्बू से भी कह दिया कि वो अब आमिर को लेकर अपना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। कुछ ही दिनों में शमीम ने उसी गली में एक छोटा सा मकान खरीद ली और बड़े बेटे से अलग छोटे बेटे के साथ रहने लगे। अयाज ने उस दिन के बाद अपनी बीवी सजरा और आमिर पर नजर भी रखनी शुरू कर दी। साथ ही दोनों पर इस बात की बंदिश भी लगा दी कि वे एक दूसरे से फोन पर बात न करें। हिदायत के बाद भी दोनों को जब भी मौका मिलता एक दूसरे से मिल ही लेते थे, लेकिन अब उन्हें ये दूरी अखरने लगी। इधर जब भी अयाज को पता चलता कि दोनों उसकी गैर मौजूदगी में मिले थे तो वो सजरा को जमकर पीट देता था। 4 महीने पहले तो एक ऐसे ही विवाद में अयाज ने सजरा से यह तक कह दिया कि अगर वो नहीं मानी और आमिर से मिलना जुलना जारी रखा तो एक दिन उसका और आमिर दोनों का खून कर देगा। उस दिन के बाद ही सजरा खातून सेहर उठी। कुछ दिन बाद जब वो मौका पाकर आमिर से मिली और उसे ये बात बताई तो आमिर ने उससे पूछा आखिर अयाज का क्या किया जाए। कम उम्र के देवर आमिर के प्यार में पागल हो चुकी 1.5 उम्र की सजरा ने उस दिन कह दिया अगर तुम मेरी और बच्चों की जिम्मेदारी उठा लो तो अयाज को रास्ते से हटाना ही सही रहेगा। इस पर आमिर तत्काल भाई को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद सजरा ने आमिर से मिलकर पति अयाज की हत्या की योजना बनाई। उसी साजिश के तहत सजरा ने अपने दोनों बच्चों को 11 नवंबर 2022 की शाम को मिलने के बहाने पास ही रहने वाली अपनी नंद के घर भेज दिया और उनसे बोल दिया कि रात को वहीं सो जाएं। उसी रात को जब आमिर के माता पिता और भाई का परिवार सो गया तो वो चुपके से छत के रास्ते दूसरे मकान में जाकर उनके जीने के बाहर सड़क पर आ गया जिसमें दरवाजा नहीं था। कोई पहचान न सके इसके लिए उसने अपनी अम्मी का बुर्का पहन लिया। 2 दिन पहले ही उसने एक चाकू का इंतजाम कर लिया था। आमिर बुर्का पहनकर अपने भाई अयाज के घर पहुंचा और उसने दीवार पर लगे बोर्ड से सबसे पहले स्ट्रीट लाइट का स्विच ऑफ कर दिया जिससे गली में एकदम अंधेरा हो गया। फिर दरवाजे को धीरे से थपथपाया। पहले से इंतजार कर रही सजरा खातून ने दरवाजा खोल दिया। अयाज पहले कमरे में सो रहा था। आमिर बाहर रखा तौलिया लेकर कमरे में पहुंचा और सोते हुए उसके चेहरे पर तौलिया डालकर गला दबाने की कोशिश की। उसका साथ देने के लिए सजरा भी अयाज के सीने पर चढ़कर बैठी, लेकिन अयाज जाग गया और विरोध करने लगा। आमिर और सजरा ने उसे बुरी तरह दबोच लिया। चीखते हुए अयाज ने छूटने की कोशिश की मगर दोनों ने उसे पलंग पर उल्टा गिराकर फिर दबोच लिया। इसके बाद सजरा उसकी पीठ पर बैठ गई, लेकिन तब तक अयाज 2-3 बार चीख चुका था। आमिर के हाथ पांव फूल गए। चीख की आवाज सुनकर तब तक सामने रहने वाला यूनुस आकर उनका दरवाजा खटखटा नहीं। इस बीच जब सजरा और आमिर को लगा कि कॉलोनी के लोग जाग गए हैं और वो पकड़े जा सकते हैं तो उसने आमिर से कहा कि अगर इसे अब जिंदा छोड़ा तो हम मर जाएंगे। आमिर ने इतना कहते ही जेब में पड़ा चाकू निकाला और पलंग पर औंधे लेटे बड़े भाई का गला रेत दी। अयाज एक मर्मतक चीख के साथ पलंग पर जल बिन मछली की तरह फड़फड़ाने लगा। इसके बाद उसने भागने का रास्ता खोजा। पहले तो उसने मुख्य दरवाजे से ही भागने की योजना बनाई, लेकिन देखा कि बाहर कोलाहल है और लोग उसे पकड़ सके तो वो जीने के रास्ते
कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपनों का और अपना ख्याल रखें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।